हाँ भाई, स्वागत है सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन भाई आज ख़त्म करते हैं चैप्टर को ना। कुछ क्वेश्चंस रह रहे हैं और कुछ एक दो नोट लिखवाने हैं मुझे, वो लिखवा के मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। तो एक नोट तो मैंने लिखवा दिया था, है ना। एक नोट मैंने ये बताया था यूनिट और डायमेंशन वाला, है ना। यूनिट होगा तो डायमेंशन होगा या नहीं होगा, कैसी जो भी कंडीशन। एक नोट और लिखते हैं भाई, नेक्स्ट नोट लिखेंगे उसी में, ठीक है। देखो, एक नोट और लिखते हैं अपन यहाँ पे, एक बार समझना फिर लिखना, ठीक है। देखो, अपन ने जब विमीय रूप से अपन सत्यता की जांच कर रहे थे भाई कि कोई समीकरण विमीय रूप से सही होगा या नहीं होगा, तो अपन ये देख रहे थे कि उसके दाएं पक्ष की विमा और बाएं पक्ष की विमा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और मैंने तुमको उदाहरण देके भी बताया था, अगर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला मैं लिखूं कितना, हाफ एम कितना बी स्क्वायर, और एक फॉर्मूला मैं लिखूं गतिज ऊर्जा का 5/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला डायमेंशन रूप से तो सही है, बीमीय रूप से तो सही है, लेकिन मैं गणितीय रूप से बोलूँ या भौतिक रूप से बोलूँ तो ये क्या है, गलत है। क्यों, 5 की जगह कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जबकि ये वाला फॉर्मूला विमीय रूप से भी सही है और भौतिक रूप से या गणितीय रूप से भी सही है। तो दूसरा नोट मैं इसी का लिखवाऊंगा, अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, विमीय रूप से सही है, तो वो क्या गणितीय रूप से भी सही होगा या नहीं होगा। या फिर कोई फॉर्मूला गणितीय रूप से सही है तो क्या वो विमीय रूप से सही होगा या नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कई बार नीट वगैरह के अंदर भी, या जेईई मेंस के अंदर, है ना। वो 4 ऑप्शन दे देता है, पूछता है कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो उस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है ना। देखो, तो वही सेम पैटर्न से लिखवाता हूं मैं भाई, देखना। मैं यहाँ पे लिखता हूं विमीय रूप से, है ना। विमीय रूप से सही होगा वो नहीं होगा यहाँ लिख दूंगा। और इधर लिखता हूं मैं गणितीय रूप से या भौतिक रूप से भाई, फिजिकली, भौतिक या गणितीय रूप से, ठीक है। ये दो चीजें लिखता हूं मैं इधर। देखो, पहली चीज मैं लिखता हूं भाई इधर, सूत्र या समीकरण, सूत्र या समीकरण विमीय रूप से सूत्र या समीकरण विमीय रूप से सही है, ये लिख दिया। इधर मैं लिखता हूं भाई सूत्र या समीकरण विमीय रूप से सही नहीं है, ठीक है। सूत्रीय समीकरण विमीय रूप से सही है, सूत्रीय समीकरण विमीय रूप से सही नहीं है। इधर लिखता हूं भाई मैं, सूत्रीय समीकरण, सूत्र या समीकरण भौतिक या गणितीय रूप से सही है। और एक लास्ट लिखता हूं, सूत्र या समीकरण सूत्र या समीकरण भौतिक या गणितीय रूप से सही नहीं है। ये लिखा भाई मैंने, जैसे पिछला पढ़ा था वैसे ही सेम एज इट इज लिखा।
अब देखो भाई, अब देखने वाली बात है, इधर समझने वाली बात, इधर देखना फिर लिख। अगर अपन ने मान लिया, देखो वही वाली बात बताऊंगा कि कोई अपने पास फॉर्मूला है, वो सूत्र या समीकरण विमीय रूप से तो सही है, मतलब दाएं पक्ष की विमा और बाएं पक्ष की विमा तो सही है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो गणितीय रूप से या भौतिक रूप से भी सही होगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कैसे? अपन ने एग्जांपल लिया था, बताओ। काइनेटिक एनर्जी लिखी थी हाफ एम वी स्क्वायर, विमीय रूप से सही है। अगर मैं लिख दूं 5/2 एम वी स्क्वायर तो भी विमीय रूप से सही है, लेकिन यहां तो क्या हो गया, गलत हो गया, यहां तो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो उससे मैं समझाता हूं। मान लो डबल फ्लोर अपने पास, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, ठीक है। पहला फ्लोर अपन ने बना रखा है ना, किसी आदमी के पास फर्स्ट फ्लोर है, तो इस बात की क्या श्योरिटी है कि उसके पास सेकंड फ्लोर होगा ही होगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे कि वो सूत्र समीकरण भौतिक रूप से सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, एग्जांपल मैंने बता दिया, हाफ एम वी स्क्वायर 5/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, बाकी बहुत से एग्जांपल आएंगे ना, तो मैं क्या लिखता हूं कि सूत्रीय समीकरण भौतिक रूप से सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो मैं लिखता हूं सूत्र या समीकरण, सूत्र या समीकरण भौतिक रूप से सही हो भी सकता है, अपन कंफर्म नहीं कह सकते, या नहीं भी हो सकता है। अपन कंफर्म नहीं है भाई उसके बारे में कि वो सही होगा ही होगा। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, इधर लिख रखा है सूत्र या समीकरण विमीय रूप से सही नहीं है, मतलब पहला ही फ्लोर नहीं है उसके पास, तो दूसरा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अपन दावे के साथ बोल देंगे कि अगर विमीय रूप से ही सही नहीं है कोई, तो वो भौतिक रूप से तो सही नहीं होगा, 100% सही नहीं होगा। तो मैं लिखता हूं सूत्र या समीकरण, सूत्र या समीकरण भौतिक रूप से, भौतिक रूप से सही नहीं होगा, भौतिक रूप से सही नहीं होगा। भाई कंफर्म है, है ना, फर्स्ट फ्लोर ही नहीं तो सेकंड तो पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो इधर की बात करते हैं, क्या लिख रखा है, सूत्र या समीकरण भौतिक या गणितीय रूप से सही है। ठीक है, मतलब सेकंड फ्लोर बना हुआ है, तो सेकंड फ्लोर कहाँ बनाया होगा, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ही बनाया होगा। सेकंड फ्लोर कहाँ बनाया होगा, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ठीक है, अगर सूत्र समीकरण भौतिक या गणितीय रूप से सही है, तो अपन बोलेंगे वो विमीय रूप से भी क्या होगा, सही होगा। विमीय रूप से भी क्या होगा, सही होगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर गणितीय रूप से सही है, अपन ऐसा ही पढ़ते हैं, तो वो विमीय रूप से भी क्या है, सही है। ठीक है, मैं इसमें लिखता हूं, हाँ, सूत्र या समीकरण, सूत्र या समीकरण विमीय रूप से भी सही होगा, विमीय रूप से भी सही होगा। ठीक है भाई, इधर बात कर लेते हैं, सूत्र या समीकरण गणितीय रूप से भौतिक रूप से सही नहीं है, मतलब सेकंड फ्लोर नहीं है, तो फर्स्ट फ्लोर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये विमीय रूप से सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, मैं लिखता हूं सूत्र या समीकरण विमीय रूप से सही हो भी सकता है या सही नहीं भी हो सकता। ठीक है भाई, ये लिख दो, है ना, आराम से, यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई।
है ना। यहाँ तक अपना चैप्टर फिनिश हो जाता है। आप बाकी अपने कुछ क्वेश्चंस और रहे वो मैं और करवा देता हूँ, है ना। ठीक है, देखो अपने क्वेश्चंस देखना आगे। क्वेश्चन लिखेंगे भाई। हाँ लिखो। यदि घनत्व D इक्वल टू दे रखा है भैया आपको m/v, मास अपॉन वॉल्यूम। यदि घनत्व D इक्वल टू m/v एवं डेल्टा m तथा डेल्टा v क्रमशः द्रव्यमान तथा आयतन के मापन में त्रुटि है, तो घनत्व में अधिकतम त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो घनत्व में अधिकतम त्रुटि ज्ञात कीजिए भाई। आपको घनत्व में त्रुटि निकालनी है, घनत्व में त्रुटि कितनी आएगी। ठीक है, देखो मैंने फॉर्मूला बताया था तुमको और तुमने पढ़ा था कि त्रुटियों का जब भागफल पढ़ाया था मैंने A/B करके पढ़ाया था। त्रुटियों का भागफल क्या पढ़ाया था, A/B। वहां ऐसा पढ़ा होगा तुमने। हाँ, अपन ने ऐसे Z इक्वल टू माना था कितना, A/B, और वहां से अपन ने निकाला था डेल्टा Z/Z। डेल्टा A/A आया था प्लस डेल्टा B/ कितना आया था, B। ठीक है, तो ये अपन को कितना दे रखा है, D इक्वल टू m/v। अपन को D में त्रुटि पूछी है उसने। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे अपन इसको ऐसे बनाएंगे भाई, क्योंकि अपन को दे रखा है D इक्वल टू कितना, m/v, तो अपने पास कितना आएगा, डेल्टा D/D आएगा। ठीक है, अब m में त्रुटि कितनी है, डेल्टा m, और ये कितना बन जाएगा, m। आयतन में कितनी है, v, तो डेल्टा V/ कितना बन जाएगा, v। ये आंसर होगा। इस बात का ध्यान रखना, बस यहां माइनस मत कर देना। नीचे संख्या होगी तो भी प्लस आएगा, ऊपर होगी तो भी प्लस आएगा। ठीक है, ये लिख दो, इतनी त्रुटि आएगी। ऑब्जेक्टिव सवाल है, ऐसे ही है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कहीं प्लस कर रखा है, कहीं माइनस कर रखा है, इस टाइप से। ठीक है भाई, देखो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, ऐसा ही है सेम। हाँ, लिखना, यदि घनाकार वस्तुओं के लिए ठीक है भाई, घनाकार वस्तु यानी क्यूब टाइप की वस्तु हैं, उनके लिए अपन को बोल रखा है इसने, वस्तुओं के लिए भुजाओं तथा द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 3% तथा 4% हो तो उनके घनत्व में त्रुटि ज्ञात कीजिए। हो तो उनके घनत्व में
उनके घनत्व में त्रुटि ज्ञात कीजिए। उनके घनत्व में त्रुटि ज्ञात कीजिए भाई। ठीक है, घनाकार वस्तु दे रखी है और घनाकार वस्तुओं में क्या दे रखा है अपन को कि उनकी लंबाई में त्रुटि कितनी है भाई, भुजा मतलब लंबाई हो गई 3% है, और द्रव्यमान में कितनी दे रखी है 4%। तो अपन से क्या पूछा है घनत्व में, तो घनत्व का फॉर्मूला अपने पास है इसमें, तो घनत्व कितना हो जाएगा देखना, एक बार देखना भाई, क्योंकि घनत्व D इक्वल टू कितना बन जाता है m/v। ठीक है, m/v, v क्या है भाई घन का आयतन, और घन का आयतन कितना होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन कितना होता है भुजा क्यूब। ठीक है, क्योंकि घन के लिए v इक्वल टू कितना होता है भाई भुजा क्यूब होता है। घन के लिए आयतन कितना हो जाएगा भाई भुजा क्यूब, तो v इक्वल टू कितना मान लो, अगर भुजा की लंबाई l मान लो तो l क्यूब हो जाएगा। भुजा की लंबाई l मान लो तो कितना हो जाएगा l क्यूब, a मानो तो a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा d इक्वल टू कितना m/, कितना भाई l क्यूब, m/, कितना बन जाएगा l क्यूब बन जाएगा। अब अपन को आयतन में चाहिए, तो आयतन में वही काम करूंगा मैं, यहाँ से डेल्टा d/, कितना d, घनत्व में चाहिए तो कितना बन जाएगा डेल्टा m/m प्लस, अब ये l क्यूब है, ऊपर जाएगा तो माइनस मत कर देना, मैंने प्रूव कराया पावर चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो पावर आगे आ जाएगा। ठीक है, तो पावर आगे आ जाएगा, कितना बनेगा भाई यहाँ पे 3, और ये बन जाएगा डेल्टा l/, कितना l बन जाएगा। आई बात समझ में। अब अपन को यहाँ क्या दे रखा है इसने कि भुजा में त्रुटि 3% है, भुजा में त्रुटि कितनी 3%, और द्रव्यमान में त्रुटि कितनी है 4% है। ठीक है, प्रतिशत में दे रखा है कहने का मतलब। ठीक है, तो अपन इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेते हैं, डेल्टा d/d इंटू कितना हो जाएगा भाई 100%, तो ये भी कितना बन जाएगा डेल्टा m/m इंटू ये भी कितना बन जाएगा 100% प्लस कितना 3, और डेल्टा l/l इंटू कितना 100%, ये भी कितना भाई 100%। ठीक है, तो अपन को जो वैल्यू दे रखी है वो लंबाई में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है, मतलब इसका मान दे रखा है डेल्टा l/l इंटू 100% का। ठीक है, और इसी प्रकार द्रव्यमान में दे रखी है डेल्टा m/m इंटू कितना 100% का दे रखा है, तो वो वाला मान मैं वहां से रख दूंगा, ये बनेगा कितना डेल्टा d/d इंटू कितना 100%। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, कितना दे रखा है अपन को 4%। दोनों देखो उल्टा पुल्टा दे रखा है, पहले भुजा वाला पहले दे रखा है, द्रव्यमान वाला बाद में, है ना। ठीक है, ठीक है भाई, तो जिसकी वैल्यू दे रखी है उसका वैल्यू देख के रखना है कि पहले भुजा का दे रखा है या द्रव्यमान का दे रखा है। ठीक है, चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखना भाई। अगला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, यदि
किसी भौतिक राशि और भौतिक राशि दे रखी है आपको y इक्वल टू कितना ma, ठीक है भाई। भौतिक राशि y इक्वल टू कितनी दे रखी है ma, और l इक्वल टू कितना दे रखी है b, और t इक्वल टू -c। ऐसे कोई भौतिक राशि दे रखी है आपको, ठीक है। तब यदि m में प्रतिशत त्रुटि, m में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है अल्फा प्रतिशत, l में प्रतिशत त्रुटि, l में प्रतिशत त्रुटि, और ये दे रखी है आपको बीटा प्रतिशत, और t में प्रतिशत त्रुटि, और ये दे रखी है गामा प्रतिशत हो, तो y में कुल प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। y में कुल प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए भाई, ठीक है। कोई भौतिक राशि आपको दे रखी है y इक्वल टू m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -c, और बोल रखा है कि जब m का मापन किया तो m में प्रतिशत त्रुटि कितनी आई अल्फा प्रतिशत, l में प्रतिशत त्रुटि कितनी आई बीटा प्रतिशत, और t में कितनी आई गामा प्रतिशत। तो बोल रहा है कि भाई y में कुल कितनी त्रुटि आएगी, ठीक है। देखो भाई, मैं इसलिए करवा रहा हूँ इतने क्वेश्चन कि अगर पावर में कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो, नीचे बटे में कुछ भी हो, हमेशा ही प्लस में लेनी है पावर को, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो y में प्रतिशत त्रुटि कैसे आ जाएगी, डेल्टा y अपॉन वाई, यहाँ कितना आ जाएगा a, और ये कितना बन जाएगा भाई, ये बनेगा a डेल्टा m अपॉन कितना बन जाएगा m, प्लस कितना बन जाएगा b, ये बन जाएगा डेल्टा l अपॉन l, प्लस कितना c, और डेल्टा टी अपॉन कितना बन जाएगा टी। अब प्रतिशत में दे रखा है तो दोनों तरफ प्रतिशत कर दो, ये कितना बन जाएगा 100%, ये बनेगा a डेल्टा m अपॉन कितना m, और ये बनेगा कितना 100%, प्लस कितना b डेल्टा l अपॉन l इंटू कितना 100%, प्लस कितना c डेल्टा t अपॉन t इंटू कितना 100%, ठीक है। अब आपको इनका मान कितना दे रखा है, डेल्टा एम अपॉन एम 100% अल्फा प्रतिशत है, ये वाला कितना बीटा, ये वाला कितना है गामा, तो ये बनेगा डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू कितना 100%, तो ये बन जाएगा ए अल्फा प्रतिशत, बी कितना बीटा प्रतिशत, प्लस सी कितना गामा प्रतिशत, ये आंसर आ जाएगा। कहीं ऐसे मत सोच के रख देना कि माइनस सी है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना बस। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं भाई। लिखना है क्वेश्चन और देखो, यदि किसी m द्रव्यमान के पिंड को, यदि किसी स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड को
के बल नियतांक के बल नियतांक की स्प्रिंग से लटकाया जाता है। लटकाया जाता है तब आपको भाई कुछ ऐसे दे रखा है, आपको यहाँ वैल्यू दे रखी है भाई, तब दोलनों की आवृत्ति तब दोलनों की आवृत्ति m की पावर x और k की पावर y पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है। तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। आवृत्ति दोनों की किस पे डिपेंड कर गई भाई, m की पावर x, k की पावर y। तो आपसे बोल रहा है कि x और y क्या होगा, ठीक है। तो वैसा क्वेश्चन अपन ने किए हुए हैं। देखो, भौतिक राशियों के मध्य सूत्र संबंध स्थापित किया था। इसने बोला आवृत्ति को न्यू से लिख दूं या एन से लिख दूं। आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है, ठीक है। ये समानुपाती किसके बताओ, m की पावर x और k की पावर कितनी, y, ठीक है। कोई कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को अभी मैं छोड़ देता हूँ ना, आप k लिख सकते हो, लेकिन k ये अलग है, वो कांस्टेंट k कोई अलग आएगा, मैंने छोड़ दिया अभी इसको। अब दोनों तरफ इनका वीमा लिखो। आवृत्ति का वीमा बताओ कितना, आवर्तकाल का व्युत्क्रम तो m0 t की पावर कितना हो जाएगा, -1, 1/t। आवर्तकाल, आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है, 1/t। तो t की पावर नीचे 1, ऊपर आएगी तो -1। m क्या है भाई, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का तो कितना हो जाएगा, m की पावर 1 का x। k क्या है, बल नियतांक है। तो एक फॉर्मूला पढ़ेंगे अपन भाई आगे, F इक्वल टू कितना, के एक्स। तो ये जो k होता है इसको बोलते हैं बल नियतांक, जो होगा F अपॉन एक्स। एक्स क्या होती है, दूरी होती है, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी इसकी कीमा बताओ, m1 L1 t माइनस कितना 2 अपॉन कितना L1। तो वीमा आ जाएगी कितनी, m1 L0 और t माइनस कितना 2। तो इसकी वीमा इतनी आएगी, ठीक है, यहाँ लिख लेना। ये वीमा आई भाई अपने पास कितना, m1 सॉरी m1 L0 और t माइनस कितना 2, और ये इसकी पावर कितनी y। तो यहाँ तो कितना बना अपने पास, m0 L0 t की पावर कितना -1, और ये कितना बन जाएगा भाई, mx आ जाएगा, इधर से y आ जाएगा, L0 बन जाएगा और t की पावर कितना -2y बन जाएगा, ठीक है। तुलना कर लेते हैं, तुलना से भाई, तुलना से अपन ने तुलना की यहाँ पे, तो तुलना से क्या मिला, x प्लस वाई इक्वल टू कितना 0 मिला, और a कितना मिला -2y इक्वल टू कितना -1। तो y इक्वल टू कितना बन गया 1/2, ठीक है। y का मान यहाँ रखा तो x इक्वल टू कितना आएगा -1, तो x इक्वल टू कितना बन गया -1/2। तो मान कितना आ जाएगा, -1/2 और 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अपन ने काफी किए हैं, देख लो इसको, ठीक है। ये अपना चैप्टर था।
ठीक है भाई, है ना। ये चैप्टर खत्म हो गया। अब अपन कल से इसका जो अगला वाला पोर्शन है मैकेनिक्स का, है ना, ये तो नॉर्मल फिजिक्स है। जो अपना मेन पोर्शन है फिजिक्स का, है ना, ये तो यूनिट डायमेंशन है, तो जनरल एक इंट्रोडक्शन होता है। बाकी जो अपना मेन पोर्शन है फिजिक्स का, वो अपन कल से पढ़ेंगे। तो मैकेनिक्स बोलते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोलेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं मैं, तो देखो मैकेनिक्स की बात करूं मैं तुम्हारे लिए, मैकेनिक्स को बोलते हैं यांत्रिकी भाई, हाँ? क्लासिकल मैकेनिक्स भी बोल देते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स इसके दो पार्ट होते हैं भाई, देखो कैसे कैसे पढ़ेंगे बता देता हूँ। एक तो होता है इसमें मैकेनिक्स फर्स्ट, है ना, मैकेनिक्स फर्स्ट होता है। एक होता है मैकेनिक्स सेकंड, एक होता है अपना मैकेनिक्स सेकंड बोल देते हैं। ये जो 11th का कंप्लीट पोर्शन है वो मैकेनिक्स फर्स्ट के अंदर अपने जो चैप्टर हैं, अभी अपना फर्स्ट चैप्टर आएगा, इसके बाद मतलब सेकंड चैप्टर आएगा, वो आएगा किसका, 1D का, है ना, सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति, वो चैप्टर आएगा अपना सरल रेखा में गति। उसके बाद उसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा 2D, द्विविमीय गति, द्विविमीय गति बोलो या फिर समतल में गति बोलते हैं। ठीक है, द्विविमीय गति बोलो या समतल में गति। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा अपना NLM का, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के नियम। ठीक है, उसके बाद आएगा अपना वर्क एनर्जी पावर, कार्य ऊर्जा शक्ति। उसके बाद आएगा अपना गुरुत्वाकर्षण वाला, उसके बाद अपना आएगा यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण वाला। ये जो भी चैप्टर होते हैं अपने, 1D आएगा अगला चैप्टर, उसके बाद समतल में गति, न्यूटन की गति के नियम आएंगे, कार्य ऊर्जा शक्ति आएगी, गुरुत्वाकर्षण आएगा। ये सारे जो चैप्टर हैं फर्स्ट बुक होती है ना, ऐसे 1 से 8 चैप्टर तक कवर हो जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक। इसको मैकेनिक्स फर्स्ट वाला पोर्शन बोलते हैं। इसके बाद जो भी आएगा मैकेनिक्स 2, है ना, कि फ्लूइड क्या होता है, द्रव्य, गैस, है ना, ये सब, है ना, KTG वगैरह, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आएगा, SHM आएगी, ठीक है, और वेव आएगी, तरंग, ये सब जो अपने चैप्टर आएंगे वो अपनी मैकेनिक्स सेकंड के अंदर आएंगे। ठीक है, मतलब जो सेकंड बुक है, 2 बुक है ऐसे अलग अलग पोर्शन करके ना, होती एक ही है पेपर तो, लेकिन 2 पार्ट में सेपरेट कर रखा है उनको। तो एक पार्ट के अंदर तो मैकेनिक्स फर्स्ट, एक पार्ट के अंदर मैकेनिक्स 2। अब जो ये अपना 1D और 2D वाला पोर्शन है, एक विमीय और द्विविमीय गति, इनको बोलते हैं अपन काइनामेटिक्स, इसको बोलते हैं अपन काइनामेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, काइनामेटिक्स बोलते हैं, शुद्ध गति की बोलते हैं, शुद्ध गति की। इसके अंदर वो सब चीज़ें पढ़ेंगे अपन, ठीक है, शुद्ध गति की, इसके अंदर वो सब चीज़ें पढ़ेंगे कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसमें यही देखा जाएगा कि वस्तु गति कर रही है, गति के कारणों के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि वस्तु गति कर रही है तो उसके पीछे फोर्स भी लग रहा होगा, क्या चीज़ होगी। अपन ओनली गति के बारे में पढ़ेंगे, हाँ गति है तो गति पढ़ेंगे, क्यों नहीं जानेंगे कि गति क्यों हो रही है वस्तु की। ये सब चीज़ें अपन पढ़ेंगे, जो कारण होंगे वो अपन पढ़ेंगे यहाँ पे NLM के अंदर, न्यूटन की गति के नियम। तब अपन इसको बोलेंगे अपन डायनामिक्स बोलेंगे, यहाँ जो पढ़ेंगे इसको अपन क्या बोलेंगे, डायनामिक्स बोलेंगे। ठीक है, ये शुद्ध गति की आएगी, ये डायनामिक। डायनामिक मतलब उसमें जो वस्तु की गति है उनके कारणों का भी क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा कि वस्तु गति कर रही है तो क्यों कर रही है। जबकि काइनेमेटिक्स के अंदर अपन वो सब चीजें पढ़ेंगे कि वस्तु गति है तो गति के बारे में पढ़ेंगे, उसके कारणों के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि वस्तु गति कर रही है तो क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, ये सब चीजें, है ना। गति है तो गति ही पढ़ेंगे ओनली। ठीक है, तो अपन कल वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये वाला 1D वाला, सरल रेखा में गति, एकविमीय गति। एकविमीय गति क्या होती है, निर्देश तंत्र क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है, ये सब चीजें पढ़ेंगे, है ना। समतल में सरल रेखा में गति किसको बोलते हैं, दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, इन सब क्वांटिटी के बारे में अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, और यहीं पे साथ में इनके मात्रक, अदिश होती है, सदिश होती है, डायमेंशन वगैरह सब चीजें अपन धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो जो फॉर्मूला याद नहीं रहेगा वो अपने यहाँ से याद होता चला। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे।